हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2025 सैंपल पेपर का डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि सनी और बॉबी दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। यहां पर आपको फर्म जो डिसॉल्व हो रही है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है और आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैसे करोगे? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करो और वहां पर डेबिट साइड पर हम वो सभी एसेट्स लिखेंगे जो कि आपकी कैश में कन्वर्टेबल है। ठीक है? तो बैंक अकाउंट को छोड़ करके फिक्स डिपॉजिट आएगा आपका 70,000, स्टॉक 86,000, इन्वेस्टमेंट्स 1,04,000, डेटर्स आप लिखोगे ग्रॉस अमाउंट 1,77,000। जो इससे रिलेटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे यहां पर 12,000। राइट? इसके बाद अदर फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा आपका 3,80,000। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वो खर्चा है जो कि आप डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बाहर की बाहर खर्चा। इसे आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो। सनीज लोन अकाउंट, सनीज लोन अकाउंट क्या है? जो पार्टनर को फर्म ने लोन दिया, पार्टनर से रिलेटेड कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस या लोन के बैलेंसेस आप रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं दिखाओगे। तो ये सभी एसेट्स हमने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर ली, ट्रांसफर कर दी। इसी तरह से लाइबिलिटीज आपको रिकॉर्ड करनी है, ट्रांसफर करनी है। तो क्रेडिटर्स आपके आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको लेनी है। तो क्रेडिटर्स आप यहां पर लिखोगे बाय क्रेडिटर्स 1,90,000, बिल्स पेबल बाय बिल्स पेबल 1,10,000। मिसिस सनीज लोन, सनी पार्टनर है लेकिन अगर उसकी वाइफ ने फर्म को लोन दिया तो वो आउटसाइड पार्टीज में कवर होगी। तो आपको यहां पर लिखना है बाय मिसिस सनीज लोन अकाउंट 55,000। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये रिजर्व नहीं है, ये एक तरह से लाइबिलिटी है जो आप एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के टाइम पर पे करते हो। तो ये लाइबिलिटी भी आप यहाँ पर ट्रांसफर करोगे एज ए आउटसाइड लाइबिलिटी 50,000 रुपीज। बॉबी का लोन नहीं आएगा, पार्टनर को लोन दिया है फर्म ने, यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये एक रिजर्व है। अब इसको क्या करें? आपके अकॉर्डिंग तो रिजर्व जितने भी हैं वो हम बाहर की बार बांट देते हैं पार्टनर्स में, यही है ना? लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आपको क्या करना होगा? आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है। किस कंडीशन पर? हर एक केस में आपको आईएफआर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। जब इन्वेस्टमेंट आपके पास एसेट साइड पर है और आईएफआर आपका लाइबिलिटी साइड पर है, जब ये दोनों चीज है तभी आपका आईएफआर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती तो हम उसे तो एसेट साइड पर लिखते ही लिखते। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती और सिर्फ आईएफआर होता तब आप आईएफआर को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। उस कंडीशन में आईएफआर बाहर की बाहर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मतलब क्या है? आईएफआर रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड पर आएगा, जब इन्वेस्टमेंट भी आपकी एसेट्स में है। राइट? अब समझ में आ गया? तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसीलिए हमने आईएफआर को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा है। इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगे। तो हमने अपनी बैलेंस शीट से जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनको ट्रांसफर कर दिया है यहाँ पर अकाउंट में। अब इनको बेच करके, एसेट को बेच करके जो पैसा मिलेगा वो आएगा क्रेडिट साइड पर, और जो लाइबिलिटीज की हम पेमेंट करेंगे वो लिखेंगे डेबिट साइड पर। तो एक एक चीज को रीड करते जाते हैं। सनी ने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा। तो एक तरह से फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है, फर्म के बिहाफ पर फर्म की लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर कर रहा है। तो कहां लिखेंगे? लाइबिलिटी की पेमेंट हो रही है,
ये वाली जो लाइबिलिटी है आपकी, ये पेमेंट हो रही है, तो पेमेंट आप कहाँ लिखोगे लाइबिलिटी की? डेबिट साइड पे। लेकिन अब आप बैंक या कैश से पेमेंट नहीं कर रहे हो, पार्टनर पे कर रहा है, तो फर्म अब इस पार्टनर को पेमेंट करेगी ना। अब फर्म की लाइबिलिटी क्या हो गई? इस पार्टनर को पे करना। तो हम उसको पे नहीं कर रहे, हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट कर देंगे कि इतना पैसा और इस पार्टनर को हमें देना है। तो टू सनीज कैपिटल अकाउंट 55,000। सनी ने फर्म के बिहाफ पर पेमेंट की है लाइबिलिटी की, जिसकी पेमेंट अभी फर्म ने इसे नहीं की, तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। यहां पर समझ में आ गया? इसके बाद बॉबी ने स्टॉक को खरीद लिया। टुक अवे मतलब एक तरह से उसने खरीदा है 20% डिस्काउंट पर। तो स्टॉक कितना है हमारा? स्टॉक है हमारा 86,000 का, और 86,000 का 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है? कम अमाउंट पे। तो 20% 86,000 का बनेगा 17,200। ये लेस करने के बाद उसने 68,800 में से खरीद लिया है। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट उसने लिया है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स 80% इन्वेस्टमेंट, 10% डिस्काउंट पे। हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है, कितनी इन्वेस्टमेंट्स है हमारी? हमारी इन्वेस्टमेंट्स है 1,04,000। इसका 80% खरीदा उसने। उसका 80% कितना बन जाएगा? 83,200 का। 83,200 की इन्वेस्टमेंट को उसने 10% डिस्काउंट पे खरीदा। तो 83,200 का 10% डिस्काउंट बनेगा 8,320, जो कि लेस करने के बाद आपके पास आ रही है वैल्यू 74,880। तो इसने ये दो एसेट खरीदी इतने इतने अमाउंट की। तो ये जो टोटल अमाउंट इसने खरीदा है, सामान खरीदा, इसके लिए फर्म को पेमेंट तो मिली नहीं है। तो जब फर्म को पेमेंट नहीं मिली, फर्म को इससे पैसा लेना है, तो हम इसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आपने एक तरह से ये एसेट्स पार्टनर को बेच दी, जिसने अभी आपको पेमेंट नहीं की, तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बाय बॉबीज कैपिटल अकाउंट 1,43,680। एसेट को बेचने पर जो भी पैसा मिलेगा या कोई भी पार्टनर उसे खरीदता है, तो आप इसे क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपका एक डेटर है 60,000 का। डेटर है 60,000 का, जो कि 2 महीने बाद उससे आपको पेमेंट मिलनी थी। डिसोल्यूशन के 2 मंथ्स के बाद उसकी पेमेंट ड्यू थी, लेकिन अब वो पेमेंट उसको 2 महीने पहले करनी पड़ रही है, तो हम उसे 9% डिस्काउंट दे रहे हैं फॉर मेकिंग द इमीडिएट पेमेंट। अब 60,000 रुपीज की जो पेमेंट उसको करनी थी 2 महीने बाद, और फर्म उसको अब 9% डिस्काउंट देगी। पर एनम लिखा है, तो पर एनम जब भी लिखा होता है आपको पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। तो 9% 60,000 का बनेगा 5,400, और 5,400 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 आपका आ जाएगा 900। हम इसको 900 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो बैलेंस अमाउंट जो आपको इस डेटर से मिली है वो 59,100। हमारे टोटल डेटर्स है 1,77,000, जिसमें से 60,000 तो निकल गए, बाकी बचे 1,17,000। तो इसके बारे में पूरे क्वेश्चन में आगे कहीं कुछ नहीं लिखा कि डेटर्स से हमें बाकी पेमेंट मिली नहीं मिली, कितनी पेमेंट मिली। तो अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने डेटर से बाकी डेटर से पेमेंट नहीं ली है, कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो जब भी आपकी किसी एसेट या बैलेंस ऑफ एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आपको ये मान के चलना है कि उसकी बुक वैल्यू से आपको पेमेंट रिसीव हो गई है, उसकी बुक वैल्यू आपको रियलाइज हो गई है। जैसे कि यहाँ पर 1,17,000 के डेटर्स है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे कि इनसे इतना पूरा पैसा हमको रिसीव हो गया है। तो टोटल अमाउंट जो डेटर से आपको मिली 1,76,100। अब जो एसेट से पैसा आपको मिल रहा है, पेमेंट रिसीव हो रही है, अब ये किसी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं की, तो जब पैसा मिलेगा तो आप अपने बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करोगे। तो यहां पर लिखो बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करोगे ना एंट्री, तो बाय बैंक अकाउंट डेटर से हमें इतना पैसा मिला। इसके बाद क्रेडिटर्स एक बारी लाइबिलिटी को स्किप कर देते, आगे एसेट्स को कवर कर लेते पूरा।
आपकी जो अदर फिक्स्ड एसेट्स हैं उसका 90% आपको 1,98,000 में बेच करके पैसा मिला है। अदर फिक्स्ड एसेट्स का जो 3,80,000 की एसेट्स है इसका 90% आपने बेचा और उसकी पेमेंट मिली है 1,98,000। इसका मतलब 10% अभी और अदर फिक्स्ड एसेट्स आपकी रहती है। 10% अदर फिक्स्ड एसेट्स के बारे में लिखा है वो आपने 15% डिस्काउंट पर बेची है। तो 10% एसेट कितनी है इसकी? 38,000। 38,000 पर आपने 15% डिस्काउंट दिया तो 5,700 माइनस करने के बाद 32,300 मिले। तो अदर फिक्स्ड एसेट्स को बेच करके जो टोटल पैसा आपको मिला वो मिला है 2,30,300। तो यहां आ जाएगा अदर फिक्स्ड एसेट्स 2,30,300। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 75% वैल्यू। आपकी इन्वेस्टमेंट्स का 80% तो किसने लिया था? बॉबी ने लिया था, लेकिन अभी 20% इन्वेस्टमेंट्स बाकी है। तो 20% इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी रह गई? 20,800। अब यहां कहा है कि इसको बेच करके सिर्फ इसका 75% हमें रिसीव हुआ है, तो इसका 75% हो गया 15,600। मतलब 20,800 रुपए की इन्वेस्टमेंट को बेच करके आपको 15,600 की पेमेंट रिसीव हुई। तो यहां पर लिखो इन्वेस्टमेंट्स, जो मार्केट में बेच करके पैसा मिल रहा है वो आपका सारा बैंक में आएगा। तो 15,600। नेक्स्ट है आपका, यहां तक आपका ये कवर हो गया पूरा। फिक्स्ड एसेट्स आपने रियलाइज किया, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपने रियलाइज की 110%। फिक्स्ड डिपॉजिट्स हमारी है 70,000, इसको हमने रियलाइज किया 10% एक्स्ट्रा में, मतलब 70,000 का 10% हमें एक्स्ट्रा मिला, 7,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिले, तो टोटल हो गया 77,000। तो इन सभी एसेट्स को बेच करके आपको पैसा मिला 4,99,000। अब एक बार चेक कर लो, क्या आपने जितनी भी एसेट्स यहाँ पर लिखी थी क्या सबका रियलाइजेशन आपने कवर कर लिया? फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट्स पूरा हो गया, डेटर्स पूरे हो गए, अदर फिक्स्ड एसेट्स पूरा हो गया। तो सारी एसेट्स आपने कवर कर ली है, ठीक है, कोई छुट्टी नहीं चाहिए। अगर कोई एसेट ऐसी है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी लेकिन आपने यहाँ पर लिखी है, तो आप उसको यही मान के चलोगे कि उसको आपने बुक वैल्यू में बेचा और वो अमाउंट रिसीव हुई। हमारी सारी कवर हो गई है। अब इसके बाद एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि एक ओल्ड फर्नीचर है जो कि आपने बहुत पहले राइट ऑफ कर दिया था, मतलब आपको लग रहा था इसको बेच करके कुछ नहीं मिलेगा, आपने उसको पूरा का पूरा डेप्रिशिएट करके खर्चों में डाल करके ट्रांसफर करके खत्म कर दिया था। मतलब आपकी आज की डेट में ये बुक्स में एसेट्स शो नहीं हो रही, फर्नीचर नाम का कोई एसेट आपकी बैलेंस शीट में नहीं है। अब ये आपको एसेट जो है वो आपके पास एज ए स्क्रैप रखा है या जो भी एसेट है, उसे बॉबी खरीद रहा है, उसे बॉबी खरीद रहा है 41,000 रुपीज में अपने लोन के अगेंस्ट। बॉबी ने फर्म को लोन दिया हुआ है 85,000 का, वो कह रहा है कि 85,000 रुपीज की जो फर्म मुझे पेमेंट करेगी उसकी जगह मुझे 41,000 का तो ये फर्नीचर दे दो और बाकी का बैलेंस कैश की पेमेंट कर दो। तो 85,000 में से हम एक तरह से अपनी एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे रहे हैं जिसे ये 41,000 रुपीज में लेने के लिए तैयार है। मतलब आज की डेट में वो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर अगर आप बेचते हो तो उसकी वैल्यू क्या है? 41,000। उसको बेच करके आपको ये पैसा मिलेगा। तो अगर आपका ये बॉबीज लोन जो पार्टनर का लोन है एक तरह से लाइबिलिटी है जिसकी पेमेंट फर्म को करनी है, फर्म उसकी पेमेंट अपनी कैश से करती, अब कैश की जगह वो ये फर्नीचर ले रहा है जो कि फर्म की एक तरह से इनकम है। तो ये इनकम अगर बॉबी टेक ओवर कर रहा है तो फर्म की इनकम यहां पर आप लिखोगे ना लाइबिलिटी के साथ सेटल हो गई। कौन सी लाइबिलिटी? जो पार्टनर से रिलेटेड है, जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखी। तो जब पार्टनर से रिलेटेड लाइबिलिटी आप रियलाइजेशन अकाउंट की एसेट से सेटल करते हो, कितनी अमाउंट में वो सेटल हो रही है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। बाय बॉबीज लोन अकाउंट 41,000 कि हमारा एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था,
अच्छा, मान लेते हैं इस पॉइंट को हटा देते हैं। अगर हम ये कहें कि हमने अनरिकॉर्डेड फर्नीचर हमें मिला और ये इसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू 41,000 है, जो कि हमें इसे बेच करके तब पैसा मिलेगा, तो हम यहाँ पर क्या दिखाते? बाय बैंक अकाउंट दिखाते ना, कि 41,000 रुपीज मुझे मिले। अब वो बैंक में पैसा आने के बजाय हमने डायरेक्टली बॉबी को ही दे दिया, तो एक तरह से बॉबी का लोन हमने खत्म कर दिया। इस एसेट से हमारा ये लाइबिलिटी खत्म हो गई। या तो हम वो बैंक में पैसा लेते और फिर बॉबी को देते, तो वो भी एक ही बात थी। अब हम कह रहे हैं डायरेक्टली वो फर्नीचर इस लोन अकाउंट को ही हमने दे दिया, तो एक तरह से ये लोन अकाउंट आपका खत्म हो रहा है। तो वो जो एसेट जो आपकी रियलाइजेशन का हिस्सा है, रियलाइजेशन की इनकम का हिस्सा है, और वो आपने एक पार्टनर के लोन के साथ एडजस्ट किया, कितना एडजस्ट किया वो आपको रियलाइजेशन में यहाँ पर दिखाना होगा, क्योंकि इतनी अमाउंट का आपका कैश का बैलेंस बच गया। अदरवाइज आप कैश 85,000 रुपीज पे करते, तो एक तरह से आपका इतना अमाउंट का बैलेंस कैश का बच गया, आपने इन काइंड उसको सेटल किया। यहां तक समझ में आ गया? ये तो थी एसेट्स। अब बारी आ जाती है सारी लाइबिलिटीज के बारे में, देखते हैं कि हमने किस तरह से पेमेंट की। तो लाइबिलिटीज में आपके हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बारे में लिखा है कि हमने 1,75,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पेमेंट की है। 1,90,000 के क्रेडिटर्स के लिए हमने पेमेंट की है 1,75,000। सिर्फ क्रेडिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, बाकी बिल्स पेबल, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इन दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब किसी लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी हो, तो आपको यही मान के चलना है जो बुक वैल्यू है उस पर आपने इसकी पेमेंट कर दी है। तो बिल्स पेबल 1,10,000 और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 50,000। ये यहाँ पर ट्रांसफर करने के बाद, पेमेंट करने के बाद 3,35,000 आप दिखाओगे कि बैंक से पूरी पेमेंट लाइबिलिटी की हो गई, लाइबिलिटी खत्म हो गई, आपकी सारी लाइबिलिटीज भी खत्म हो गई। मिसिस सनीज लोन, जो कि सनी जो पार्टनर है उसने टेक ओवर कर लिया था, खत्म हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसकी आपको टेंशन नहीं करनी। डिसोल्यूशन के केस में सिर्फ आपको ट्रांसफर करना था। अब आपको डेटर से कितनी पेमेंट फाइनली रिसीव हुई, वही आपको यहाँ पर काउंट करना था, लिखना था। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना था। अब इन्वेस्टमेंट कितने रुपए में बिकी, उसमें आपको लॉस हुआ, फायदा हुआ, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये फंड लिखना था, लिखने के बाद भूल जाना है। यहां पर ये खत्म हो गई है आपकी सारी लाइबिलिटीज और एसेट्स। एंड में एक पॉइंट लिखा है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। 20,000 का ये खर्चा रियलाइजेशन का सनी और बॉबी ने बराबर बराबर पे किया फर्म के बिहाफ पर। मतलब 10,000 सनी ने पे किया और 10,000 बॉबी ने। तो जब फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर पे करते हैं और पार्टनर्स को अभी पेमेंट मिली नहीं है, तो हम उनके कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। तो टू सनीज कैपिटल अकाउंट 10,000, टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट 10,000। सब कुछ कवर कर लिया आपने, सारी एसेट्स को बेच करके जो पैसा मिला वो आपने क्रेडिट साइड पे लिखा, लाइबिलिटीज की पेमेंट को आपने किस तरह से पे किया वो डेबिट साइड पे लिखा। अब बारी आती है हम चेक करें कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपका लॉस होगा, और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। हमारा यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब लॉस हुआ है हमें कितना, 96,320 का, जो कि इन दोनों पार्टनर्स में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटा जाएगा और इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एंड में लिखो टोटल। ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। जितना आप इसको देखोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपके ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, रिवीजन पक्का होगा। और जो नर्वसनेस आपको है कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, इसका ये पॉइंट मुझे बहुत परेशान करता है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, लैंग्वेज को रीड करोगे, उससे आप ही वेल वर्स्ड होते हो, उसको समझने में अंडरस्टैंडिंग हमारी इंक्रीज होती है। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलो, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो। यही मेरा मोटिवेशन है
ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी हेल्प के लिए और वीडियोस बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।